चलें, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम का एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कौन सा? प्रकाश, है ना। ऑप्टिक्स से हम लोग ऑप्टिक्स से टॉपिक कवर करते हैं हम लोग। देखें, ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो प्रकाश के बारे में हम लोग दो तरह के सिद्धांत पढ़ेंगे। एक सिद्धांत पढ़ेंगे कणिका सिद्धांत, दूसरा पढ़ेंगे तरंग सिद्धांत। कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो वो न्यूटन ने दिया था 1675 में। तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था 1675 में। और अपने इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पढ़ने वाले हैं? तरंग सिद्धांत, ठीक है, हाइगेंस का। तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलें, अब देखो, अब मैं कणिका सिद्धांत और तरंग सिद्धांत में कुछ डिफरेंस देखते हैं। कणिका सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणिका सिद्धांत कहता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन तरंग सिद्धांत कहता है कि प्रकाश तरंगार्ग के रूप में आगे बढ़ता है, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और फिर कणों की विशेषताएं क्या होंगी? जो आपके कणिका सिद्धांत दिया गया है जिसमें प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो उन कणों की विशेषताएं क्या होंगी? वो कण द्रव्यमानहीन होंगे, उनमें प्रत्यास्थता होगी, ठीक है। और उनमें क्या क्या होगा भाई? और इनकी चाल प्रत्येक माध्यम में भिन्न भिन्न होगी। अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन की इसके द्वारा व्याख्या की गई। किसके द्वारा? कणिका सिद्धांत के द्वारा। जो आप अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन पढ़ते हैं, ये सब कणिका सिद्धांत की व्याख्या से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें, जब हम इसी में बढ़ते हैं आगे आपके तरंग सिद्धांत में, तो तरंग सिद्धांत में कहा गया कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। प्रकाश जो है तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। इनके साथ हमारे चारों ओर फैला हुआ, जिसे हम ईथर कहते हैं। इनके अनुसार क्या है? जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है उसको हम लोग ईथर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ईथर। नेक्स्ट इसी में तरंग सिद्धांत में क्या क्या है? इनके अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग है। मतलब प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। जिसे बाद में सही किया गया, प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। पहले जो था वो आपको क्या कहा गया था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन अब ये प्रूफ हो गया है कि प्रकाश अनुदैर्ध्य नहीं, प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जो आज का साइंस है वो ये कहता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, या प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन पहले क्या कहा जाता था? तो प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। निर्वात में भी चलता है, ठीक है। कौन? प्रकाश। अगर प्रकाश निर्वात में न चलता होता तो सूर्य से प्रकाश हम पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। अब देखें, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हम लोग आगे थोड़ा सी को कवर करते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कहता है? प्रकाश तरंगार्गों के रूप में गति करता है। भाई पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक। तो प्रकाश तरंगार्गों के रूप में गति करता है। फिर कह रहा है तरंगार्ग क्या होता है? जो तरंगार्ग जो आप बार बार यूज कर रहे हैं, उन सारे बिंदुओं का बिंदुपथ जो समान कला में हो। जो समान कला में बिंदु हो उनके बिंदुपथ को ही हम लोग तरंगार्ग बोलते हैं, ठीक है। इसी की दूसरी डेफिनेशन है, उन सारे बिंदुओं का बिंदुपथ जो स्रोत से एक ही दूरी पर हो उन्हें तरंगार्ग कहते हैं। जैसे आपका ये कोई स्रोत है, उससे एक बिंदु ये है, एक ये, एक ये तीनों सेम दूरी पर है, मतलब एक वृत्त का निर्माण करेंगे अगर इनको जोड़े, तो यही हो गया आपका तरंगार्ग। क्या हो गया? तरंगार्ग, ठीक है। इसी को कहा जाएगा आपका तरंगार्ग, ठीक है। प्रकाश की दिशा हमेशा तरंगार्ग के लंबवत होती है। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की दिशा तरंगार्ग के
लंबवत होती है। ठीक है, अब हम लोग तरंगार्गों के प्रकार पढ़ेंगे। तरंगार्गों के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। पहला है गोलीय तरंगार्ग, दूसरा है बेलनाकार तरंगार्ग, तीसरा है समतल तरंगार्ग। गोलीय तरंगार्ग इस तरह का होगा कुछ, बेलनाकार तरंगार्ग आपका कुछ बेलनाकार का बना होगा, समतल तरंगार्ग आपका कुछ ऐसे प्लेटें बनी होंगी। ठीक है, इस तरह का होगा। जो गोली तरंगार्ग होगा इसमें जो स्रोत होगा वो बिंदु के आकार का होगा। बेलनाकार तरंगार्ग में जो आपका स्रोत होगा वो रैखिक होगा। समतल तरंगार्ग में जो स्रोत होगा वो अनंत पर होगा। अनंत पर होगा इसका मतलब ये समांतर गुजरेंगी ऐसी लाइनें। ठीक है, प्रकाश की लाइनें ऐसे समांतर गुजर रही होंगी। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं। ये देखें, ये गोलीय तरंगार्ग है, इसका स्रोत क्या होगा? बिंदु स्रोत होगा। ये आपका स्रोत हो गया गोलीय तरंगार्ग। ये लंबवत रेखाएं गुजर रही है, देखें प्रकाश की रेखाएं ये लंबवत गुजर रही। ठीक है, और ये आपका क्या था? ये जो है ये आपका तरंगार्ग है। ये सब क्या है आपके? तरंगार्ग। ठीक है ना, तो ये आपका गोलीय तरंगार्ग होगा। ये आपका बेलनाकार तरंगार्ग दिख रहा है ना, ये बेलनाकार तरंगार्ग है। ये जो है आपका ये रैखिक होगा। स्रोत कैसा होगा? रैखिक होगा। इस तरह से आपका स्रोत हो, ये आपका स्रोत रख, ये जो बन रही ये तरंगार्ग है, ये कुछ इस तरह फॉर्मेट में बन रही। ठीक है ना, एक कुछ ऐसे बन रहा है, ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, और दूसरा आपका ये दिख रहा है ऐसे, ये आपके तरंगार्ग है ना, और बीच में ये आपका स्रोत रखा हो, तो आपका रैखिक होगा। स्रोत कैसा होगा? रैखिक स्रोत होगा। ठीक है ना, चले, ये आपका समतल स्रोत कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसका स्रोत आपका अनंत पर रखा होगा, समतल स्रोत। तो ये आपके तरंगार्ग है। ठीक, ये आपके प्रकाश की रेखाएं हैं जो ऐसे गुजर रही हैं, ये, तो ये समतल तरंगार्ग हो गया। अब आपका एक पॉइंट है कि किसी भी तरंगार्ग के सभी बिंदु द्वितीयक तरंगार्गों के स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे ये आपका एक स्रोत था, इस जगह ये बिंदु क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर आपका एक तरंगार्ग हो गया। तो ये इसके जितने ये बिंदु होंगे इस तरंगार्ग पर, ठीक है, जितने भी बिंदु होंगे ये ये सब द्वितीयक तरंगार्ग के स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, क्योंकि इनसे भी देखो सेम दूरी पर ये बिंदु हो गए, है ना, ये सारे बिंदु हो गए, तो इनमें भी एक तरंगार्ग बन रहा है। इनको ऐसे खींचते हैं तो एक तरंगार्ग, फिर ये फर्दर आगे के लिए तो ये एक तरंगार्ग बनेगा। तो किसी भी तरंगार्ग के सभी बिंदु द्वितीयक तरंगार्ग के स्रोत की भांति कार्य करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना। चलें देखें, अब तरंगार्गों के निर्माण के बारे में हमको पढ़ना है। हम मान लेंगे कि माना एक रैखिक स्रोत है, ये एक रैखिक स्रोत है, दूसरा कलर लेते हैं, रैखिक स्रोत है जिस पर 3 बिंदु ए बी सी हैं। इस प्रकार माध्यम में प्रकाश चाल वीटी या टी समय में प्रकाश पश्चात वीटी दूरी तय करेगा। जैसे एक ये स्रोत है, इस पे हमने बिंदु ये 3 ले लिए, एक ए ले लिया, बी ले लिया, एक सी ले लिया, तो एक तरंगार्ग ये बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल आपकी वी है, तो ऐसे प्रकाश चाल वी है, तो ये वी चाल पे चल रहा है टी समय में, तो वी चाल से टी समय में इतनी दूरी चलेंगे हम लोग, वीटी दूरी, तो सब वीटी दूरी चलेंगे, ये भी वीटी दूरी, ये भी वीटी दूरी। तो ये जिन तीनों बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो इसका क्या निर्माण होगा? तरंगार्ग का निर्माण होगा। इसी चीज को हम भाषा पे लिख रहे हैं। मान लेंगे कि कोई स्रोत है जिस पर 3 बिंदु ए बी सी हैं, इस माध्यम में प्रकाश चाल वी है, टी समय पश्चात प्रकाश वीटी दूरी तय करेगा। इसके आगे जब हम इन बिंदुओं को ए बी सी से वीटी लंबाई का एक चाप खींचेंगे तो ये चाप हमें ए डैश बी डैश सी डैश पर प्राप्त होंगे। जैसे ए बी सी, ऐसे आगे गए आगे गए, एक ये चाप खींचा, ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो हमको ए डैश बी डैश और सी डैश पर प्राप्त होंगे। इन बिंदुओं ए डैश बी डैश सी डैश से गुजरते हुए स्पर्शरेखा खींचते हैं जो तृतीयक तरंगार्ग कहलाती है।
जो कौन सी तरंगार कहलाती है? द्वितीयक। ये इन बिंदुओं से खींचा। प्राथमिक आपकी कौन सी थी? तुमने बताया था ये थी। ठीक है, द्वितीयक तरंगार कहते हैं। बी वेग है, टी समय बाद तय की गई दूरी क्या होगी? बी इंटू टी। उसी फिगर को आप अपने पेपर में कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ये बना रखा है हमने। कुछ नहीं करना है आपको। एक स्रोत ये था, ये था बी, ये था सी। इसके आप चारों ओर आप ऐसे ऐसे गोले खींच देंगे आप। फिर वीटी चलेंगे आप, ऐसे चल दिए, यहाँ से वीटी, यहाँ से वीटी, यहाँ से वीटी। इस पर आपने एक लाइन खींची, तो ये द्वितीयक तरंगार्क का काम करेगा। किसका काम करेगा? द्वितीयक तरंगार्क का। ये आपका प्राथमिक था, ये वाली जो लाइन थी, क्योंकि ये स्रोत था ना, ये आपका प्राथमिक हो गया। और ये दूसरा खींचा, ये प्राथमिक हो गया। ये दूसरा खींचा तो ये द्वितीयक हो गया। ऐसे प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी तो तृतीयक, चतुर्थक, ऐसे कई तरंगार्क बनते चले जाएंगे। उसी को हमने इस फॉर्मेट पे दिखा दिया। इसी चीज को आपने इस तरह से कुछ दिखा दिया। ये एबीसी बिंदु है, ये बीटा, जैसे अभी हमने फिगर पीछे बनाया था। ठीक है, चल आप एग्जाम में यही वाला फिगर आप बनाएंगे। अब हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की कुछ कमियां थी। क्या थी? पश्च प्रकाश की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाए। ये पश्च प्रकाश की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं कर पाए। इनके अनुसार तरंगार की तीव्रता पीछे की ओर लगभग शून्य और आगे की ओर अधिकतम होती। इन्होंने कहा कि जो तरंगार की तीव्रता है पीछे की ओर लगभग शून्य होती है और आगे की ओर अधिकतम होती है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, फिर कह रहा है तीसरा पॉइंट, यह प्रकाश की ऋजु रेखा मतलब सरल रेखा में गति को समझा नहीं पाए, है ना। ये एक प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, इसको ये समझा नहीं पाए। कौन? हाइगेंस। तो ये इनकी कमियां थी हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की। अब देखें, अब हमको डॉपलर प्रभाव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव क्या होता है? बहुत आसान है डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव ये होता है कि जैसे कोई एक स्रोत है जहां से वॉइस निकाली, आवाज आ रही, ठीक है। कोई एक व्यक्ति इधर है, ये अगर इसकी तरफ गति कर रहा है, प्रेषक गति करे, या ये जो आपका स्रोत था, स्रोत इसकी तरफ गति करे या इससे दूर गति करे। ऐसे व्यक्ति है, वो स्रोत की तरफ गति करे या स्रोत से दूर गति करे। अगर इस तरह के कोई भी चहल पहल होगी स्रोत में, या जो प्रेक्षक है वो, है ना, जो परीक्षण कर रहा है उसका जो व्यक्ति है, उसमें कोई भी परिवर्तन होगा तो आवृत्ति में परिवर्तन होगा। अगर आवृत्ति में परिवर्तन होगा तो इसी प्रभाव को बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, है ना। यदि प्रेक्षक अथवा स्रोत में से कोई गति करे तब आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर आप पास की तरफ आ रहे हैं तो आपको अधिकतम आवृत्ति नजर आएगी। ये फिगर आप ध्यान से देखें, ये जो कार है, ये एम्बुलेंस है, इसकी तरफ व्यक्ति की तरफ चल रही है, तो उच्च आवृत्ति समझ में, तेज आवाज आती सुनाई देती है। जब गाड़ी उससे दूर जा रही होगी तो वो कार धीमी आपको सुनाई, उसकी आवाज धीमी सुनाई पड़ेगी। यही होता है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, अब देखें, जो आवृत्ति होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ाओगे तो आवृत्ति का मान कम होगा, आवृत्ति क्या होगी? कम होगी। अगर आप तरंग दैर्ध्य कम करोगे तो आवृत्ति बढ़ेगी। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कुछ नहीं होती, ये एक साइकिल पूरा करने में जितनी दूरी लगेगी, ये दूरी, यही तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा। ठीक है, तो जितनी ही स्ट्रेच होगी तो इसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम है। तरंग दैर्ध्य कम तो आवृत्ति ज्यादा। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य ज्यादा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। अब हम एक टर्म पढ़ते हैं लाल विस्थापन, एक है नीला विस्थापन। तो लाल नीला विस्थापन कुछ नहीं है, क्या है? यदि प्रकाश स्रोत दूर की ओर गति करता है तो लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है। यदि प्रकाश स्रोत दूर की ओर निकट आए तो नीला प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका मतलब ये है, ये आपका एक प्रकाश स्रोत, अगर ये आपकी तरफ आ रहा है तो आपको लाल कलर ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, आपकी तरफ आएगा तो लाल कलर ज्यादा नजर आएगा।
और यदि ये आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको नीला कलर नजर आएगा ज्यादा। बस सिंपल सा ये, अगर नीला कलर आए तो नीला विस्थापन, लाल कलर आए तो लाल विस्थापन। आपके निकट आए, प्रकाश को दूर की ओर गति करे तो लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। मतलब अगर आप ये बैठे हैं, ठीक है, अब आपसे दूर जा रहे, क्यों? लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती, लाल प्रकाश की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य ज्यादा, तो आवृत्ति कम। तो जब कोई भी स्रोत, प्रकाश स्रोत दूर जा रहा होगा तो आपको लाल कलर नजर आएगा, लेकिन जब पास आ रहा होगा तो आपको नीला कलर नजर आएगा। वही बात लिखी, यदि प्रकाश स्रोत दूर की ओर गति करे तो लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है, यदि प्रकाश स्रोत दूर की ओर निकट आए, मतलब आपके पास आए, तो नीला प्रकाश उत्सर्जित होगा। कोई दिक्कत? अब देखो, उसी चीज को हमने इस फिगर में दर्शाया है। आप इस फिगर को तो ध्यान उतना ना दें, आप इसको ध्यान दें, ठीक है, इसको ध्यान दें। देखो, ये आपका एक स्रोत है, अगर मैं इससे दूर जा रहा हूं, इससे दूर जा रहा हूं, तो ये देखिए लाल कलर इधर नजर आ रहा है सब, है ना, इसको लाल ज्यादा दिखेगा, ठीक। अगर इस वाले के नजदीक जा रहा हूं तो इसको आपको नीला दिखेगा ज्यादा, ऐसा लगेगा नीला प्रकाश पुंज जा रहा है, और इसको ऐसा लगेगा कि लाल प्रकाश पुंज जा रहा है, ठीक है। यही सब डॉपलर प्रभाव के ही हैं, ये सब क्या है? डॉपलर प्रभाव के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है।